एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम TRE 4 के एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं, जिसमें 1 to 5 की प्रिपरेशन हो या फिर 6 to 8 की हो या 11-12 की हो, जो आपके 40 नंबर में आपसे GK GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल एंड करेंट्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको उसकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन करा दी जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एंड आई होप कि आप सब ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होंगी, क्योंकि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब बिल्कुल भी समय नहीं है, अपने अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चंस बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्हें आप प्रीवियस ईयर कह लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपसे फ्यूचर में TRE 4 में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि भारत में शून्यकाल का उद्देश्य, शून्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है, फिर भी यह किससे संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि 0 आवर्स जो है उसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये चीजें क्यों, ये किससे संबंधित है और फिर हम इसे कैसे मानते हैं। क्या यह न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, संसद की कार्यवाही है, चुनाव आयोग का कार्य है या फिर वित्त आयोग का कार्य है। आप मुझे बताइए कि 0 आवर्स जो है वो किसका उल्लेख नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, फिर भी ये क्या है, ये संसद की कार्यवाही है। शून्यकाल जो है वो संसद की कार्यवाही होती है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो शून्यकाल संसद की एक परंपरा है, जिसका संविधान या नियम पुस्तिका है उसमें उल्लेख नहीं है। तो सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा कि भारत में शून्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन ये संसद की कार्यवाही है। क्लियर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 0 काल यानी कि शून्यकाल जो है, क्या वह न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, संसद की कार्यवाही है या फिर चुनाव आयोग की प्रक्रियाएं हैं या फिर वित्त आयोग की प्रक्रियाएं हैं। तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, मैंने आप इसे करने की कोशिश करिए। क्या है वो, मलक्का जल डमरू है, या फिर जिब्राल्टर है या फिर बेरिंग जल डमरू है या फिर होमरूज जल संधि है। आपको पता है कि अभी होमरूज जल संधि जो है, जल डमरू है, इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। आपको मैं एक हिंट देती हूँ कि जो हमारे यहाँ LPG की शॉर्टेज हुई थी, इसके बाद ये चीजें बहुत चर्चे में आ गई थी कि वो कहाँ से क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए कि होमरूज जल डमरू जो है वो कौन से 2 देशों को कनेक्ट करता है। इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अभी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा, बेरिंग जल डमरू। देखिए, बेरिंग जल डमरू जो है वो अमेरिका अलास्का में के बीच में स्थित है और ये रूस और अमेरिका के बीच स्थित है। यानी कि रूस और अमेरिका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो वो है बेरिंग जल संधि। तो जल डमरू एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, कौन सा है, वो है बेरिंग जल संधि। आप इसे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कहता है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप मुझे बताइए कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। क्या यह दक्षिण अफ्रीका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है या फिर ब्राजील में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है ग्रेट बैरियर रीफ। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में पाई जाती है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, आप इसे याद रखोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में किस तरफ आपको प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, क्या वो बंगाल की खाड़ी की तरफ या फिर अरब सागर की तरफ, यानी कि लक्षद्वीप में पाए जाते हैं कोरल रीफ, या फिर अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। आप कमेंट में इसका भी आंसर बताइए। क्लियर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। आपको पता है कि भारत में दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, कब लाया गया था, क्या वो कौन सी अनुसूची के साथ लाया गया था। इसका उल्लेख क्या 8वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची। आप इसको तो पहले ही कट कर दीजिए, क्योंकि 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा की बात की जा रही है। 11वीं अनुसूची क्या होगा, नहीं, बची 9वीं और 10वीं। हमें पता है कि 10वीं अनुसूची में हम संविधान के 52वें संविधान संशोधन
कब हुआ था? 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया था, जो कि इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया था, यानी कि 10वां जो अनुसूची है हमारी, वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और ये कब ऐड होता है? तो ये है 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा जाता है। इसे आपको याद रखना है। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखें। निम्न में से कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार कहा जाता है? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार रिपीट होते हैं। इसी स्टेटमेंट को कई तरीके से घुमा करके पूछा जाता है। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चंस चाहे जिस डायमेंशन में घूम कर आए, आप उसको कर ले जाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एनसीईआरटी को पढ़ना एंड अपने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना। तो यहाँ पे क्या है कि मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? क्या वो मंगल ग्रह को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, बुध को कहते हैं, या फिर बृहस्पति को कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार हम शुक्र को कहते हैं, यानी कि इसे हम अर्थ की सिस्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी का सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी से सबसे चमकीला दिखाई देता है हमारा शुक्र। क्लियर? और ये क्या है? ये मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागरीय गर्त कौन सा है? इसका राइट आंसर करिए कि पृथ्वी का, भारत ही नहीं, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागरीय गर्त कौन सा है? गर्त कौन सा हो सकता है? आप मुझे ये बताओ कि भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे, इसमें यहाँ पे 4 गर्त दिए गए हैं। आप गर्त का मतलब ये समझिए कि जैसे अगर ये लैंड एरिया है और ये अर्थ का वाटर एरिया है, तो हमारे पहाड़ जो है, जैसे हमारा हिमालय है, हिमालय ऐसे ऊपर उठा हुआ है जिसकी ऊंचाई हमने देखा है कि 8,848 या 8,884 मीटर है। पर ये जो हाइट है ये पृथ्वी के ऊपर है। गर्त का मतलब हो जाता है समुद्र के अंदर एक इस तरह का गर्त अगर है, और ये आप ट्रस्ट करो कि जो देश का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा गर्त है, ये जो है वो आप हिमालय से भी लंबा है, यानी कि ये पृथ्वी के ऊपर है और ये हमारे समुद्री मार्ग में है। ये इस तरह से, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, तो ये चीजें आपने समझा। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है वो? मारियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये इसकी अधिकतम गहराई जो है वो कितनी है? सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा? सबसे गहरा गर्त हो जाएगा मोरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार, इसे हमने कहाँ से लिया है? इसे हमने यूएस से लिया है। मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स क्या है? तो कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकारों की बात करता है? अनुच्छेद 3 और 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। इसमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जिसे हम आत्मा कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का की आत्मा या फिर हृदय कहा गया है? ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि समौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। यानी कि अगर मेरे अधिकारों का हनन होता है तो मैं उसे लेकर के कोर्ट जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। वहां पे रिट होगा, 5 तरह के रिट हैं, जिसके बाद मेरे अधिकारों की सुनवाई होगी। और इस तरह के बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, वो या फिर केशवानंद बनाम भारती मामला हो या फिर बहुत सारे केसेस हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे अगर मौलिक अधिकारों का, यानी कि मेरे स्वतंत्रता का हनन होता है, मेरी समानता का हनन होता है, मेरे संवैधानिक उपचारों को रोका जाता है, मुझे मेरे धर्म को मानने से रोका जाता है, या फिर मेरे शिक्षा का अधिकार है जो उसे रोका जाता है, मेरे भारत के में घूमने की, रहने की, बसने की जो स्वतंत्रता है, मेरे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, मुझे जो बोलने की स्वतंत्रता है, अगर इसे छीना जाता है तो मैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकती हूँ। और ये राइट हमें किस आर्टिकल में मिला है? आर्टिकल 32 में। तो इसे ही भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। क्लियर? और आप इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि जब हमारे देश में इमरजेंसी होती है तो हमारे सारे के सारे राइट्स जो हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं। क्लियर? 20-21 को छोड़ के सारे आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं। तो उस समय
आपके पास आर्टिकल 32 होता है। अब आप कहोगे कि मैम जब हमारे सारे के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं तो आर्टिकल 32 भी तो खत्म हो जाता होगा, तो फिर हम कैसे अपने अधिकारों के हनन के बाद कोर्ट जाएंगे? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब इमरजेंसी लगी उस समय हमारे अधिकार तो थे नहीं, हमारे पास तो राइट ही नहीं थी, तो उस समय तो हमारे साथ कोई कुछ भी कर लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये आपके अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 अगर निष्क्रिय होता है तो आपके पास हाई कोर्ट ना जाके आप सुप्रीम कोर्ट ना जा करके आप 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हो। क्लियर? और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो आर्टिकल 32 के तहत, तो आपके किसी भी तरह के अधिकार खत्म नहीं होंगे। क्लियर है? ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, यानी कि संवैधानिक उपचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय यानी कि आत्मा किसे कहा था? आर्टिकल 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आप क्या कमेंट करोगे? क्या राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर झारखंड है? सबसे ज्यादा लिग्नाइट का उपयोग जो है वो उत्पादन जो है वो करता है तमिलनाडु में होता है। यानी कि नेवली क्षेत्र में लिग्नाइट उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्या कहता है कि ब्लैक होल की अवधारणा को गणित रूप में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ब्लैक होल आपको पता है क्या है? ब्लैक होल मुझे बताइए, ये वायुमंडली या फिर हम कहें तो ये आकाशीय घटना है। क्लियर? आकाशीय या वायुमंडलीय घटना है। ब्लैक होल की अवधारणा को गणित रूप में यानी कि इसे मैथमेटिक फॉर्मूलाज के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कौन थे वो थे जॉन मिशेल। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप सी के साथ जा सकते हो। कब है? तो 1983 में जॉन मिशेल ने डार्क स्टार का विचार प्रस्तुत किया था। और इस ऑप्शंस के राइट को आप याद रखोगे, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि भारतीय संविधान जो है वो संघीय व्यवस्था है। आपको पता है कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इसके बावजूद भी भारत का राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है? भारत को राज्यों का संघ क्यों कहते हैं? राज्यों को अलग होने का अधिकार है। आप मुझे बताइए कि क्या राज्यों को अलग होने का अधिकार है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि संविधान राज्यों के समझौते से बना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि राज्य संघ से पृथक नहीं हो सकते हैं, और चौथा ऑप्शन कहता है कि राज्य संसद के ऊपर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि राज्य जो है वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर? भारत क्या है? आपको पता है कि होल्डिंग टुगेदर, या फिर अगर आपसे पूछा जाए दो तरीके की जब चीजें बन रही थी तो वहां पे क्या हुआ? भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, जैसे कि यूएसए वगैरह में है कि राज्य अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत क्या है? हमने ये पॉलिसी ब्रिटेन से ली है, क्या है वहां पे, और अगर इसे हमने कनाडा से भी लिया है कि राज्य संघ से पृथक नहीं हो सकता। यानी कि भारत के जो सारे के सारे राज्य हैं उसमें से ऐसा नहीं है कि कोई राज्य ऐसा कहे कि मैं अपना एक अलग देश बना लूंगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है? भारत संघ राज्यों का संघ है, यानी कि भारत का संघ अविनाशी है। क्लियर? जो कोई भी राज्य अलग होने का दावा नहीं कर सकता है। राज्य संघ से पृथक नहीं हो सकते हैं, राज्य संघ से पृथक नहीं हो सकते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्या कहता है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है? वो संक्रांति के समय होती है, या फिर विषु के समय होती है, पूर्णिमा के समय, या फिर अमावस्या के समय? इक्विनॉक्स के समय कब होता है? तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि ये होगा ऑप्शन नंबर बी। कब होते हैं? डेट बताइए किसी को, अगर डेट याद हो तो इसका डेट हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आप उपसौर अपसौर भी ध्यान में रखिए, पृथ्वी की गतियां भी ध्यान में रखिए, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? आयकर है, निगम कर है, जीएसटी है, या फिर संपत्ति कर है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाला टैक्स है। जीएसटी ऐसा नहीं है ना कि जीएसटी हम उसको भरने जाते हैं। अगर आप कोई पैकेट खरीद कर लाते हो, कोई सामान खरीद कर लाते हो, तो उस पर मेंशन होता है कि इतना % इसमें जीएसटी है।
मतलब क्या हुआ कि आपने अगर वो पैकेट का दाम 100 रुपए है और उसमें 10 रुपए या 5 रुपए या 2 रुपए जीएसटी लग रही है, तो आपने उसी पैसे मतलब एक साथ ही 100 रुपए दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि ये 2 रुपए लो उसका जीएसटी है, ये 2 रुपए लो उसका इनकम टैक्स का है, ये 2 रुपए लो उसका आयकर टैक्स है, नहीं है ना। तो क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि वो इनडायरेक्टली उसमें से कट जाता है। उसमें मेंशन है कि इस प्रोडक्ट में या फिर इस चीज में इतना % जीएसटी लगा हुआ है। समझ आई बात। अगला देखिए, जीएसटी का भार अंततः उपभोक्ता वहन करता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से कर कहा जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला कहता है कि यदि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 60 नॉर्थ है तो पृथ्वी पर इसका भार लगभग कितना होगा? 120, 180, 360 कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। क्लियर। इसका चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/3 होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें। भारत में मानसून की वर्षा मुख्यतः किन पवनों से होती है? तो भारत में मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से किस पवनों से ज्यादा होती है? क्या व्यापारिक पवने, पश्चिमी विक्षोभ, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, या फिर ध्रुवीय पवन? देखिए, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से होती है और भारत में झंझावार बारिश कराती है, जो कि भारत में फसलों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। अगला है कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति अस्वीकार कर सकता है, वापस भेज सकता है, अनिवार्य रूप से स्वीकृति दे सकता है, या फिर संसद को भेज सकता है। आपको पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन यानी कि 368 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को वापस नहीं भेज सकता है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उन्हें इस चीज पे अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति के पास अगर किसी भी तरह के संवैधानिक संशोधन विधेयक को भेजा जाता है मंजूरी के लिए, तो वो इस पे अपनी सहमति देने के लिए बाध्य कह लीजिए, या फिर उन्हें अपनी सहमति देनी पड़ती है। अनुच्छेद 368 के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को वापस भेज नहीं सकता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन के देखिए। अगला है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? वनों का संरक्षण, कृषि का उत्पादन, जल संरक्षण, या फिर पशुपालन बढ़ाना। हमें पता है कि हरित क्रांति जो है वो कृषि उत्पादन के लिए था, कृषि में बढ़ोतरी के लिए था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? अब आपको इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक रफली मैप बनाया है। आपको पता होना चाहिए कि इस साइड एक सेकंड यहाँ पे क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी का एरिया हो जाएगा और ये अरब सागर का एरिया हो जाएगा, यानी कि ये पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी अगर आपसे पूछा जा रहा है, क्या मतलब है इसका कि किस तरफ नदी जा रही है? पूरब नहीं, पश्चिम की ओर बह रही होगी। तो ये नदी पश्चिम की ओर बह रही होगी, मतलब इधर जा रही होगी, है ना। यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदी आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। लेकिन नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, ये जो चारों पांचों नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है। लूनी एक ऐसी नदी है जो कि राजस्थान के रण में खो जाती है। नर्मदा और ताप्ती विंध्यन और सतपुड़ा रेंज से निकलते हुए अरब सागर में गिर जाते हैं। यहाँ पे अमरकंटक के पठार से नर्मदा और सोन निकलती है। नर्मदा नदी यहाँ पे आकर के एस्चुरी का निर्माण करती है और सोन नदी यहाँ से जा करके गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा की सहायक नदी बनती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, एक सेकंड इसको क्लियर कर देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? नर्मदा। नर्मदा है, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं और ये नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। जलोद और वहां पे ये नदियां क्या बनाती हैं? ये नदियां वहां पे ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरी बनाती हैं। क्लियर। डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो कौन से रिट के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जिम्मेदार है हमारे कोर्ट? यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हो तो आपको इनमें से कौन से अधिकारों के तहत आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराया जाएगा जिसका आपके हिसाब से हनन हुआ हो या फिर जो भी हुआ हो।
देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे कोर्ट के पास हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह के राइट्स हैं, यानी कि रिट है, इसे हम रिट कहते हैं, जिसमें आप हैबियस कॉर्पस, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सारी सारी की सारी चीजें हैं, और ये सारे के सारे हो जाएंगे। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालय या फिर आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हो तो विभिन्न प्रकार के रिट जारी करके आपके अधिकारों की रक्षा की जाती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि पृथ्वी का आकार वर्तमान से 2 गुना हो जाए तो घनत्व समान रहेगा या फिर गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर पृथ्वी का जो आकार है वर्तमान में उससे वो 2 गुना बढ़ जाए तो घनत्व समान रहेगा, नहीं, घनत्व भी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। द्रव्यमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा। क्लियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगर हम बात करें भाग 3 की तो ये मौलिक अधिकारों की बात करता है। भाग 4 आपके नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, जिसे हमने आयरलैंड से लिया है। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर के 51 तक ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे डीपीएसपी हो जाएंगे, जिसे हमने आयरलैंड से लिया है। ये क्या है? ये एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए एक मैप है, यानी कि आप इसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते हो कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हुआ है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, आपसे पूछा जाए तो आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। भाग 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिहार के सबसे बड़े जिले, सबसे छोटे जिले, बिहार का राज्य के पशु पक्षी, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सबको एक बार देखना है। आप जरूर देख लीजिए, मैंने अपने क्लासेस में बहुत बार इसे कंप्लीट कराया है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्तमान में कौन क्या है, इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गया है, पश्चिम चंपारण है, पटना है या फिर मुजफ्फरपुर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वो है पश्चिम चंपारण। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि बिहार के पश्चिम चंपारण में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? आप मुझे इसका आंसर बताइए, जो कि बहुत बिहार का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका राइट आंसर कमेंट करिए। किसी लोकतंत्र में विपक्ष का मुख्य कार्य क्या होता है? आप देखो कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबल वैल्यू होती है। तो इनकी क्या वैल्यू है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही करने की कोशिश करते हैं। क्या सरकार बनाना, सरकार गिराना ये लोकतंत्र में विपक्ष का कार्य है? नहीं, ये नहीं है। अगले ऑप्शन को पढ़ें। न्यायपालिका को नियंत्रित करना, नहीं। कभी भी जो विपक्ष में है, यानी कि जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी है, उनका कार्य न्यायपालिका को नियंत्रित करना तो नहीं है। सरकार को जवाबदेह बनाना, हाँ ये हो सकता है। कानून लागू करना नहीं। सरकार को चेक एंड बैलेंस बनाना, यानी कि आपको पता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ये सरकार को जवाबदेह बनाती है। क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर आप सरकार में हो तो आपको अपने कार्य तो सही ही लगेंगे, तो फिर इसके लिए क्या है कि जो ऑपोजिशन में होते हैं वो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्लियर। और इससे क्या होता है कि हमारे डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस बना रहता है। आप सरकार को जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने जो पॉलिसी लाई है, जो इम्प्लीमेंटेशन कराया है, उसको लेकर के हो सकता है कि जो पक्ष में है, जो गवर्नमेंट में है, यानी कि जिनकी सरकार है, उन्हें सारी चीजें सही लग रही हो, वो अपने हिसाब से सही कर रहे हो, पर उसके कुछ ऑपोजिशन में जो लोग होंगे उस पार्टी के, यानी कि जो विपक्ष के नेता होंगे, वो इस पर चेक एंड बैलेंस लगाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे और उन्हें जवाब देना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। यानी कि विपक्ष का होना, लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी सरकार पर नियंत्रण और उन्हें जवाबदेह बनाता है, यानी कि सरकार को जवाब देना पड़ता है, जवाबदेह बनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, 4 मिनट, 12 मिनट या फिर 24 मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। और ये तो बहुत सिंपल सा आंसर था, आप में से किसी का गलत नहीं हुआ होगा। भारत का नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि CAG किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? आपको पता होना चाहिए कि CAG जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना ही कि लोकसभा, राज्यसभा। ये संसद के प्रति होंगे। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों के तीनों संसद के अंग कहे जाते हैं। क्लियर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन या फिर रेशम उत्पादन।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ए। यानी कि यहाँ पे भारत में क्या है, वर्गीस कुरियन जो थे वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रह वाला माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। मैंने पिछले क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को रखा था एंड ये फिर से है, तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़े। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, या फिर 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, या फिर 7 वर्ष का होता है? राज्यसभा के कार्यकाल में इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सही बात तो ये है कि राज्यसभा एक अस्थायी नहीं बल्कि एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसमें 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो ये कभी भी भंग नहीं होता। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? क्या वह धर्मपाल थे, देवपाल थे, गोपाल थे, या फिर महिपाल थे? इसका राइट आंसर करिए। ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या फिर महिपाल। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है धर्मपाल, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही और अप्रोप्रिएट है। क्लियर? चलिए, यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो लेकिन HDI न बढ़े तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? अब ये HDI क्या है आपको ये पता है? शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है, जनसंख्या घट गई है, कृषि उत्पादन बढ़ गया है, या फिर निर्यात बढ़ गया है। देखिए, HDI केवल आय नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मापता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और आज की क्लास में टोटल 29 क्वेश्चंस थे, जो कि कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, कुछ पॉलिटी एंड कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, कुछ बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस थे। इस टाइप से क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। मैं आपको सारे के सारे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, मॉडरेट, इजी, हाई, सब सारी चीजें, ताकि आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं कहूंगी फिर से कि आप एनसीईआरटी को प्लीज पढ़िए अगर आप पढ़ सकते हैं तो, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से ही हैं। और आपसे भी अगर पूछा जाएगा तो आपसे भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अब एग्जाम में आप खुद देख लीजिए, आप खुद पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। आप उसमें देखिए इस बार क्वेश्चंस क्या हैं, वो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनसीईआरटी के जो बॉक्स बने हुए हैं, क्या समझे क्या कहा, वो जो बना रहता है ना साइड में, कहाँ पहुंचे कितना समझे, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्वेश्चंस जो बनाऊं वो हर एंगल से बनाऊं, ताकि वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको रिलेट करके एंड एनसीईआरटी के साथ उसे कनेक्ट करके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट किया जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था। क्लियर? इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल के क्लास में। आप पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। आप किसी भी तरह के, मैं तो कहूंगी कि किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन से, किसी भी तरह के इस जो सोशल मीडिया पर चल रहा है इसमें मत पढ़िए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप शांति से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। इस बार TRE 4 की वैकेंसी आ रही है और बहुत जल्द हो जाएगी। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद TRE 5 का क्या होगा नहीं होगा, जो भी होगा, इस बार TRE 4 में आपको अपनी एक सीट फिक्स कर लेनी है। एंड उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना। डेली एक टारगेट बनाइए, सुबह उठ जाइए या फिर जो भी आपका एक कंफर्टेबल टाइम हो उसमें अपना एक शेड्यूल रखिए एंड कोशिश करिए कि डेली बनाया हुआ जो आपका टारगेट है उसे पूरा करिए। क्लियर? सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं, आपके पास अच्छे खासे दिन हैं। अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो आपके एक अच्छे खासे नंबर हो जाएंगे एंड ये जो स्ट्रगलिंग फेज है वो खत्म हो जाएगा। आगे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय को बताने के लिए स्वतंत्र हैं। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए, अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करिए। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। सो थैंक यू। जय हिंद।